आज इसका चैप्टर 1 चल रहा है, यूनिट फर्स्ट का। आज कंप्लीट हो जाएगा ये। एक लास्ट बोल के गई थी मैं कि लास्ट एक मुझे क्वेश्चन करवाना है, वो क्वेश्चन करवाते ही आपकी ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर चैप्टर सेकंड पे पहुंचेंगे, लेकिन यूनिट फर्स्ट ही होगी, ठीक है। और जो कल टॉपिक चल रहा था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। कौन से चल रहे थे टॉपिक? लॉ ऑफ इनवेरिएंस। इनवेरिएंस के अंदर दो टॉपिक पढ़े, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो कल कंप्लीट हो गया। आज नया क्वेश्चन लिखवा रही हूँ। लिखिए क्वेश्चन। show that displacement vector in any frame of reference is invariant. Is invariant. प्रूव करके लाना है, शो करना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर इनवेरिएंट रहता है। इनवेरिएंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसी भी फ्रेम से निकाल लीजिए, वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। ये आपको शो करना है। भले आप एक एस फ्रेम से निकालिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एस डैश फ्रेम से निकालिए, दोनों के अंदर वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। ये आपको प्रूव करके लाना है। मैं दो फ्रेम लेके चलूंगी, एस और एस डैश। पहले मैं एस फ्रेम से निकालूंगी इसका डिस्प्लेसमेंट, फिर मैं निकालूंगी इसका एस डैश फ्रेम से। जितना एस फ्रेम से निकले उतना ही एस डैश फ्रेम से निकालना चाहिए। ये आपको शो करना है। इसके लिए आपको दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, एक्स वाई जेड, और ये इसका ऑरिजिन। कौन सा फ्रेम है ये? एस फ्रेम। ठीक। अब दूसरा फ्रेम लेना है एस डैश फ्रेम, और फिर निकालना है दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकलता है हमेशा दो पार्टिकल के बीच का, ये तो सबको पता है। एक पार्टिकल से डिस्प्लेसमेंट नहीं निकल सकता, इसलिए मुझे दो पार्टिकल लेने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। मैं कहीं बहुत दूर पर दो पार्टिकल ले लेती हूँ, ए और बी। मुझे इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करके लाना है दो फ्रेम के रिस्पेक्ट में, एक एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में और एक एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में। और दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों फ्रेमों से क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। आ जाओ, दूसरा फ्रेम ले रही हूँ जो इसके ऊपर ओवरलैप नहीं है, किसी ना किसी एंगल से रोटेट है। पहला, दूसरा, और तीसरी इसकी एक्सिस जेड के ऊपर ही है, जेड डैश। ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये जेड डैश हो गया। और ये कितने एंगल से रोटेट होते हैं? पहले कर चुके हम, थीटा एंगल से। अब आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है ए का और बी का। मैं ए और बी की पोजीशन लिख रही हूँ एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में और एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में। पहले मैं ए की पोजीशन लिख रही हूँ एस फ्रेम के लिए। कोऑर्डिनेट ए के क्या होंगे एस फ्रेम के लिए? x1 y1 z1 एस फ्रेम के लिए। बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे एस फ्रेम के लिए? x2 y2 z2। फिर एस डैश फ्रेम के लिए लिखते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1 डैश y1 डैश z1 डैश। इसके लिए क्या होंगे? x2 डैश y2 डैश z2 डैश। जो x1 y1 z1 x2 y2 z2 है वो तो एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में है कोऑर्डिनेट, डैश वाले जो हैं वो एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में है। अब मुझे इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है। चलो सॉल्व करते हैं। ये तो आपका स्टेशनरी फ्रेम है। पहले मैं स्टेशनरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में ए बी का डिस्प्लेसमेंट निकाल रही हूँ। डिस्प्लेसमेंट निकालना सबको आता है। ए से बी का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं?
अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का। ऐसे ही निकालते हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे ही तो निकालते हैं। लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ PQ विद रेस्पेक्ट टू एस प्लेन। एस प्लेन के रेस्पेक्ट में PQ का मैग्नीट्यूड, PQ नहीं भी हमने AB लिया है, AB PQ नहीं है, AB मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं AB का अंडर रूट A से B तक x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये निकाला हमने AB का मैग्नीट्यूड। किस फ्रेम के लिए निकाला है AB का मैग्नीट्यूड? एस फ्रेम के लिए। ये मैंने AB का मैग्नीट्यूड निकाला एस फ्रेम के लिए, AB का मैग्नीट्यूड एस फ्रेम के लिए। हमें पता है Z और Z डैश एक्सिस ओवरलैप है, तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट जो होंगे Z1 डैश Z1, Z2 डैश Z2 दोनों सेम होंगे। अगर ये सेम है तो Z1 Z2, Z1 डैश Z2, ये भी हम सेम ले सकते हैं। मैंने लिया Z और Z डैश में कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं, तो दोनों के ये जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो मैं Z वाले कोऑर्डिनेट हटा रही हूँ। कोऑर्डिनेट जो आपके रोटेट हुए हैं फ्रेम वो दो हुए हैं, एक तो एक्स एक्सिस रोटेट हुई है और एक वाई, इसलिए Z वाले कोऑर्डिनेट को क्या कर देते हैं, सेम कर देते हैं। सेम करने से ये वाली क्वांटिटी हट जाएगी, क्या बचेगी, केवल एक्स और वाई वाली, क्योंकि Z और Z डैश दोनों क्या है, ओवरलैप है। ओवरलैप होने की वजह से Z1 डैश Z2 डैश बराबर हो जाएंगे, Z1 Z2 बराबर हो जाएंगे, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये सारे के सारे सेम हो जाएंगे। सेम होने की वजह से जो आपके बचेंगे वो क्या बचेगा, केवल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और Z1 बराबर Z2 हो जाएगा। ये तो हटा ही देंगे, इसको हटा दिया। ये क्वेश्चन निकली हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब दोबारा ये तो मैंने निकाला है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके लिए, एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में AB पार्टिकल के लिए। अब मुझे जो निकालना है वो क्या निकालना है, AB पार्टिकल का ही निकालना है, लेकिन अब कौन से फ्रेम के रेस्पेक्ट में निकालना है, एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में। अब एस डैश फ्रेम के लिए लिखती हूँ AB मैग्नीट्यूड ऑफ AB with respect to एस डैश फ्रेम। एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, लिखिए AB एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में अंडर रूट क्या आएगा, x2 डैश माइनस x1 डैश, y2 डैश माइनस y1 डैश। Z नहीं ले रही क्योंकि Z ओवरलैप है। दो फ्रेम की बात कर रही हूँ, केवल दो एक्सिस की, x के लिए और y के लिए। दो इक्वेशन निकल गई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब मुझे क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी है। अब मुझे प्रूव करके लाना है कि इस फ्रेम के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो इस फ्रेम के अंदर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर होता है। मतलब ये वाली क्वांटिटी मुझे इस क्वांटिटी के बराबर प्रूव करके लानी है, तभी वो क्या कहलाएगा, इनवेरिएंट। आ जाओ, ये रोटेशन है। मैंने रोटेशन के लिए आपको एक्स डैश वाई डैश की वो निकलवाई थी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, याद हो तो। एक्स डैश जो निकाला था वो निकाला था एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वाई डैश था माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। जेड कंपोनेंट तो दोनों के जीरो ही थे, जेड कंपोनेंट जीरो थे, इसलिए मैंने पहले ही हटा दिया, जेड कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं है। जेड आएगा भी तो जेड कंपोनेंट जीरो है, तो यहाँ से जीरो हो जाएगा। यही थी
रोटेटिंग फ्रेम की जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखी थी उन्हीं का यूज करती हूँ। अब मैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिख रही हूँ रोटेटिंग फ्रेम की। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पहला था एक्स डैश, कितना था एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और जेड वाला तो जीरो था, वाई डैश था माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। जेड वाला क्या था इसके लिए भी जीरो था, और लास्ट था आपका जेड डैश वाला। जेड डैश वाला जेड के बराबर था, लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर जेड कंपोनेंट तो जीरो हो ही गया है। अब एक्स डैश और वाई डैश की पता है। अब यहाँ डैश में दो फंक्शन है, x1 डैश है और x2 डैश है, y में भी दो है, y1 डैश है और y2 डैश है। अब इससे मैं दो निकालने वाली हूँ, x डैश से एक बार तो x1 डैश की वैल्यू, एक बार x2 डैश की वैल्यू। पहले x डैश से निकालते हैं x1 डैश, x1 डैश इससे निकाल रही हूँ, कितना हो जाएगा ये x1 cos थीटा प्लस y से निकालिए y1 sin थीटा, x2 डैश निकालिए x2 डैश x2 cos थीटा प्लस y2 sin थीटा। y डैश के लिए निकालिए, पहले y1 डैश निकालते हैं, y1 डैश माइनस x1 sin थीटा प्लस y1 cos थीटा। y2 डैश निकालिए, माइनस x1 sin थीटा प्लस x2 sin थीटा और y2 cos थीटा। ये चार निकल गई ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी x डैश y डैश, इससे चार निकले x1 डैश x2 डैश y1 डैश और y2 डैश, ये चारों निकल गए। अब इन चारों की वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दीजिए। x2 डैश की पता है, x1 डैश की पता है, y2 डैश की पता है और y1 डैश की पता है। इन चारों वैल्यूज को मैं इक्वेशन सेकंड में रख रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए रखती हूँ। The value of above equation in equation second, इनकी वैल्यूज इक्वेशन सेकंड में रख रही हूँ। ए बी मैग्नीट्यूड एज द स्ट्रेम में अंडर रूट x2 डैश माइनस x1 डैश, x2 डैश ये रहा, x1 डैश रहेगा, रखिए x2 डैश की वैल्यू x2 cos थीटा प्लस y2 sin थीटा। ये तो x2 डैश की हो गई। अब रखनी है x1 डैश की, x1 डैश की माइनस x1 डैश की कहाँ है x1 cos थीटा, और माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा y1 sin थीटा, इसका होल स्क्वायर। प्लस ये हो गया y2 डैश की ये रही माइनस x2 sin थीटा
प्लस y2 cos थीटा, y2 डैश माइनस y1 डैश, y1 डैश ये रहा, प्लस y1 प्लस x1 साइन थीटा, माइनस में ही है तो माइनस y1 cos थीटा और इसका होल स्क्वायर। ये आ गई आपकी ये इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करते हैं। चारों की वैल्यूज रखी है मैंने। ए बी वेक्टर एज डैश फ्रेम के लिए इक्वल टू, इन चारों को हटा रही हूं, अंडर रूट कॉस थीटा और कॉस थीटा x2 माइनस x1 कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस y2 माइनस y1 साइन थीटा, और इनका क्या चल रहा है आपका होल स्क्वायर। ये तो निकल गई आपकी पहला। अब दूसरे के लिए लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसमें लेते हैं साइन थीटा का लेते हैं x1 माइनस x2 साइन थीटा प्लस y2 माइनस y1 कॉस थीटा और इसका भी होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से कॉफिशिएंट अलग के लिए मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा के। आगे करते हैं ए बी वेक्टर एज अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, क्या होता है ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ये तो है आपका x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस ये तो निकल गया पहले वाले का होल स्क्वायर। अब करते हैं दूसरे वाले का, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां लिख रही हूं पर ये अंडर रूट में चल रहा है नीचे भी, प्लस इसका करिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 ये कितना है x1 माइनस x2 साइन थीटा, साइन थीटा बाद में लिखूंगी, y2 माइनस y1 कॉस थीटा और साइन थीटा। यहां तक पहुंच गए। अब देखिए ये दोनों आइडेंटिटी सेम है, डिफरेंस कितना है, इसमें x2 माइनस x1 में है, इसमें x1 माइनस x2 है। मैं क्या करती हूँ इसमें से माइनस कॉमन बाहर ले लेती हूँ, तो इसे उल्टा लिख देती हूँ x1 माइनस x2, माइनस बाहर ले लीजिए, इसे लिख देते हैं x1 माइनस x2। अब ये माइनस की क्वांटिटी हो गई, ये प्लस की क्वांटिटी हो गई, दोनों सेम हो गई, कट गए, इससे ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या 4, 1 2 3 और एक चौथा 4। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका। जो बचा है वो लिख रही हूं,
अंडर रूट। ये 4 बचे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये 4 बचे हैं, ए बी वेक्टर एस डैश फ्रेम के लिए। अब देखो ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर है, इसे मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ और x2 माइनस x1 लिख रही हूँ। अगर माइनस कॉमन लूंगी तो माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस होने पर इसको क्या लिख सकते हैं वापस से x2 माइनस x1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम माइनस कॉमन लेंगे और होल स्क्वायर करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये वापस से ये मिल जाएगा। अब इन दोनों में से देखिए ये वाला और ये वाला कॉमन लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसमें से और इसमें से कॉमन लेते हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखते हैं ए बी वेक्टर अंडर रूट, ये बचा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये 1 हो गया प्लस ये बचा ये 1 हो गया, और यही किसका था आपका ए बी वेक्टर एस फ्रेम का। यही तो प्रूव करके लाना था कि एस डैश फ्रेम का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस फ्रेम के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर होता है, हो गया प्रूफ। स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? कंप्लीट हो गया ये वाला चैप्टर। यूनिट फर्स्ट के अंदर 3 चैप्टर थे, जिसमें से हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। क्या क्या पढ़ा फर्स्ट चैप्टर के अंदर? पहला टॉपिक पढ़ा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर 2 टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़े, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। फिर पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, फिर उसका रोटेटिंग फ्रेम की इक्वेशन निकाली थी। उसके बाद आपने पढ़ा स्टेशनरी फ्रेम के लिए, और फिर पढ़ा मूविंग फ्रेम के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद पढ़े लॉ ऑफ इनवेरिएंस, 2 लॉ पढ़े, लीनियर मोमेंटम का, एनर्जी मोमेंटम का, और लास्ट में ये क्वेश्चन किया और चैप्टर कंप्लीट। अब जो स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पूछा जाता है वो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जो और लॉ ऑफ इनवेरिएंस, 2 लॉ करे थे, एनर्जी का और मोमेंटम का। ये दोनों लॉ तो पेपर में इन जिस चैप्टर में से जो पूछा जाएगा वो लॉ पूछे जाएंगे, या फिर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर पे आ रहे हैं, वो नया चैप्टर है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये जो चैप्टर पढ़ेंगे सेकंड वाला, ये बीएससी सेकंड ईयर में भी है, सेम एज इट इज जो मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ अब चैप्टर सेकंड, ये सेकंड ईयर में एज इट इज डिट्टो चैप्टर सेकंड ईयर में भी आएगा आपके पास। ठीक है, चलिए चैप्टर सेकंड डालिए, अब फर्स्ट तो हो गया आपका कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम हो तो अब भी पूछ लो। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पे जा रही हूँ यूनिट फर्स्ट के। नहीं है कुछ प्रॉब्लम?
इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल नहीं आते, इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल नहीं आते, न्यूमेरिकल आएंगे सेकंड चैप्टर में से, मैं करवाऊंगी क्लास में। इस चैप्टर के कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा पेपर में। और रिजॉइन करिए, 1 मिनट रिजॉइन करिए दोबारा से।